मैं बहुत बोर्डम महसूस करती हूँ। ऐसी उम्मीद भी बहुत कम है कि कुछ अच्छा या नया होगा। अब भी ये भ्रम टूटता है जब जिद महसूस करती हूँ, अगर वो बुरा भी लग रहा हो तो भी। लेकिन फिर भी पुरानी मानसिक तल पर चली जाती हूँ, और वो एहसास सिर्फ स्मरण में ही रहता है। वो एहसास बन कैसे बना रहे हमेशा। किनका? क्या कह रहे हो? मतलब एक तो ऐसी उम्मीद नहीं रहती है कि अभी कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ नया होगा, अभी जो चल रहा है उससे अलग कुछ हो सकता है। लेकिन जब भी कुछ अचानक से घटता है, चाहे वो बुरा भी हो या फिर अच्छा भी हो, लेकिन कुछ अलग से घटता है तो फिर उस मोमेंट में लगता है कि हाँ कुछ तो हम थोड़ा ज़िंदा टाइप फील, मतलब ऐसा महसूस होता है। और खोल के बताओ क्या बोल रहे हो अभी? क्या मतलब कर रहे हो? अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ सेकेंड ईयर में। हम चेन्नई में आए थे। आईआईटी? हाँ आईआईटी चेन्नई। चेन्नई। ठीक है। तो मतलब एकदम ऐसे मैकेनिकल हो गया, उसमें कुछ नया नहीं लगता। अम, मतलब कुछ भी अगर थोड़ा सा बुरा बुरा इन द सेंस, अभी मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस मोमेंट में मैं फिर से मतलब मुझे कंप्लीटली ब्लैंक होकर उस मोमेंट में आ गई थी। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे आ गई थी, और मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब वो नाउम्मीद एक बनी रहती है हमेशा, वो गायब हो गई थी उस मोमेंट में। नाउम्मीदी किस चीज़ को लेकर के? कि आईआईटी कुछ चेन्नई चेंज नहीं, में नहीं आईआईटी पढ़ाई कर नहीं। रहे हो हाँ। तो पढ़ाई में काफ़ी वक्त जाता होगा। हाँ। जाता होगा। हम्म, और कुछ बातें मैंने पहले बताई थी करने के लिए कि ये जी। करनी शुरू करो, जी। वो कर रहे हो? छोड़ दी? रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं हो। उम्मीद किस चीज़ की है जिसको लेके नाउम्मीदी है? कुछ तो अलग हो। क्या चाहिए? और जो चाहिए वो चाहने का वक्त कैसे मिलता है? आईआईटी का शेड्यूल इतना सारा खाली समय तो छोड़ता नहीं कि जी। उसमें बैठ के आदमी सपने विचारे। हम्म, पढ़ाई का क्या हाल चाल है? चल रही है वैसे। कैसी चल रही है? पहले जितना मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ जितना मैं बीटेक में करती थी, अभी मुझसे नहीं हो रहा है इतना। और जो काम मैंने बताए थे उसमें रेगुलर नहीं हो, तो पढ़ाई में फोकस नहीं है। और जो मैंने रीडिंग बताई थी और आर्ट्स बताई थी और स्पोर्ट्स बताए थे उसमें रेगुलर नहीं हो। उधर फोकस नहीं है, इधर रेगुलरिटी नहीं है। हम्म? तो कुल मिला जुला के क्या बच गया? बहुत सारा खाली समय। और उस खाली समय में क्या पक रहा है? बोरियत और नाउम्मीदी। ये अच्छी बात है कि अभी तक उसमें सिर्फ बोरियत और नाउम्मीदी पक रही है। बहुत दिनों तक नाउम्मीद नहीं रहोगे। मालूम है क्या करोगे? उस खाली समय को भरने के लिए कहीं से कचरा ले आओगे, और वो कचरा ऐसा होगा जो उम्मीद देता होगा, उम्मीद का वादा करता होगा। और उस कचरे से अपने खाली समय को भर लोगे जयराम जी की। उसके बाद आचार्य जी भी नहीं होंगे सवाल पूछने के लिए। आप अभी जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, शिक्षा के भी, उम्र के भी, बहुत सारे कचरे होते हैं जो मन को और ज़िंदगी को भरने के लिए आतुर होते हैं। अगर तुमने अपने आप को खाली छोड़ा तो कुछ दिनों तक तो निराश रह लोगे। कुछ दिनों तक तो एक बोरियत रहेगी जीवन से, निराशा रहेगी, सूनापन, खालीपन रहेगा। लेकिन बहुत दिनों तक तुम निराशा और खालीपन बर्दाश्त करोगे ही नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम जा करके किसी हैंडसम कचरे को आमंत्रित कर लाओगे, और वो तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को और निराशा को बिल्कुल उम्मीद से भर देगा। बहुत पुरानी कहानी है ये, आज की नहीं है।
ये लाखों साल पुरानी कहानी है। सबकी जिंदगियां ऐसे ही भरी जाती हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, जिस दिन कैंपस से पास आउट हो जाओगे और मान लो किसी जॉब में चले गए, तो कैंपस में तो फिर भी ठीक था, बहुत बड़ा कैंपस है और फैसिलिटीज़ हैं और साथ के लोग हैं। जब जॉब वगैरह पे जाते हो तो वहाँ और सूनापन लगता है, ख़ास तौर पे जो लोग कैंपस से निकल के जॉब में जाते हैं और पहली जॉब में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी लड़की तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है जब पता चले कि सिर्फ हम ही निराश बच रहे हैं, बाकी सबको आशाएं मिलती जा रही हैं एक एक करके, शहनाइयाँ बजती जा रही हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। फिर जल्दी से हम भी कोई ढूंढ लाते हैं आशा देने के लिए। इसलिए जब पिछली बार बात हुई थी तो मैंने कहा था कि अपने आप को खाली मत छोड़ना, सुंदर से सुंदर और ऊंचे से ऊंचे तरीके से अपनी ज़िंदगी को भर लो। म्यूज़िक सीखो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाओ, अपने क्षेत्र में जितना तुमको मिनिमम कंपलसरी काम है उससे आगे जाकर के प्रोजेक्ट्स उठाओ, एक एक क्षण को लाद दो काम से। पर शुरुआत में सब मतलब मैं कर बेटा, आप समझ भी रहे हो कि कौन है जो आपको शुरुआत के बाद रोक रहा है? आप समझ ही नहीं रहे ना। कौन है जो आपका मन किसी भी ढंग के काम में नहीं लगने दे रहा? आप समझ ही नहीं रहे ना। कौन है जो आपको खाली समय इतना दे रहा है? जानते हो कौन है वो? उसी का नाम रानी है। आप अगर महिला हैं तो मैं कहूंगा उसका नाम है रानी। सिंगल सेल्ड रानी है वो। और अगर आप पुरुष हैं तो मैं कहूंगा उसका नाम बादशाह है। वो भी सिंगल सेल्ड बादशाह है। वो अपने मतलब के लिए आपके पूरे मानसिक माहौल को बदले दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और उसका इरादा बस एक है, वो जो सिंगल सेल है वो डबल हो जाए। हमारी ये जो पूरी व्यवस्था है ये नौकर है उस रानी की। उस रानी का क्या नाम है? अंडाणु। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पूरी व्यवस्था है वो नौकर है किसकी? शुक्राणु की। अब उसके पास मुंह तो है नहीं कि वो आपसे आकर के बोले कि मुझे फर्टिलाइज होना है, मुझे फर्टिलाइज होना है। तो वो आकर के सीधे नहीं बोलेगा कि मैं फर्टिलाइज होना चाहता हूं या मैं फर्टिलाइज करना चाहता हूं। वो ये सब तरीके निकालता है। वो आपके भीतर एक उदासी भर देगा, वो आपके भीतर एक सूनापन, अकेलापन भर देगा। और खास तौर पे जवान लोगों में शामें वीरान हो जाएंगी, रातें तन्हा हो जाएंगी, और आपको लगेगा ये सब तो कुछ ऊंचे तल का काम हो रहा है, ये तो कुछ शायराना काम हो रहा है। आप गजल वगैरह सुनोगे, हो सकता है लिखने भी लग जाओ, कुछ कविता गजल लिख डालो, आपको लगेगा ये तो कुछ उस तल का काम हो रहा है ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अरे ये तन्हाई का काम नहीं है, ये किसका काम है? ये एक बहुत छोटे से उपद्रवी का काम है, बहुत छोटा सा उपद्रवी है, वो ये सब करवा रहा है। उसी का नाम प्रकृति है। उसका कुल इरादा यह है कि आपका शरीर किसी
ऊंचे काम में न लगे, बस बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे। प्रकृति को आपकी पीएचडी में कोई रुचि नहीं है देवी जी। प्रकृति को कोई समस्या नहीं होगी अगर आप अपना एमटेक भी छोड़ दो। आप आईआईटी से आज बाहर निकल जाओ, प्रकृति ताली बजा के हंसेगी, उसे कोई समस्या नहीं है, खुश हो जाएगी। बल्कि प्रकृति माने समझ रहे हो ना, ये जो देह लेके बैठे हो और उस देह के भीतर जो अंडाणु लेकर के बैठे हो, वो चाहते ही यही है कि तुम आईआईटी भी छोड़ दो। प्रकृति के लिए तो बहुत तकलीफ की बात हो जाती है अगर तुम ज्ञान की सेवा में निकल जाओ। और प्रकृति को खास तौर पर तकलीफ होती है जब कोई महिला ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ती है। महिलाओं को तो प्रकृति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है अज्ञानी ही रखने की। इसीलिए देखा ना, ये महिलाएं कितनी भावुक होती हैं। ये भावनात्मकता और क्या है, ये बस प्रकृति के मिशन को आगे बढ़ाने का औजार है। और उसी भावुकता की एक अभिव्यक्ति ये सूनापन है। शाम सुनसान है और रातें तन्हा है। फिर रातों में आदमी गजल सुनता है और उसमें वो एफएम में भी आ जाते हैं वो दो चार। जब वो रातों में बोलते हैं तो फिर वो यहां से नहीं बोलते, वो फिर यहां से बोलते हैं। रात का वक्त है, सब तन्हा आशिकों को इस बेबस मुसाफिर का सलाम। और फिर एक से एक बढ़ के वो आपके लिए ऐसे गाने चलाते हैं कि आप बह निकलते हो बिल्कुल। और फिर सोने से पहले आप कहते हो अब थोड़ा Naukri.com छोड़ के Shaadi.com देख लिया जाए, नहीं तो फिर पॉर्न। और क्या करोगे? पिछली बार भी चेतावनी दी थी, फिर कह रहा हूं, जिंदगी को जो भी तुम्हें ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य समझ में आता है उसमें डुबो दो, नहीं तो तत्काल और घातक अंजाम होते हैं। ऐसी राहों पर निकल पड़ते हो कि फिर वापस नहीं लौट पाते। खास तौर पे हिंदुस्तान में, यहां पर लौटने की गुंजाइश बड़ी कम होती है। गलतियां अगर कर दी जवानी में तो उम्र भर के लिए हो जाती हैं। और सब गलतियां शुरू यहीं से होती हैं जहां पे आप बैठे हो अभी। शादी की बात करें अब, गलती मतलब बेटा शादी नहीं होगी तो कुछ और होगा, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो तो समझो। क्यों कोई मुंह चुराता है ऊंचे साहित्य से? दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचे लोग हुए हैं वो आज सिर्फ किस रूप में उपलब्ध हैं आपको? किताबों के रूप में उपलब्ध है ना। मैं आपको बोलकर गया कि आप ऊंचे से ऊंचा साहित्य पढ़ो। वो ऊंचा लिटरेचर पढ़ने का मतलब होता है उन सब लोगों के साथ बैठना जो मानवता के हीरे मोती हैं, उनकी संगति करना। अब सोचो, अगर तुमको उनकी संगति पसंद नहीं आ रही है, उसमें मन नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से किसी और की संगति चाहिए ना। दिख नहीं रहा? बोलो। बोलो। समझ में नहीं आ रही बात? मैं अगर आपसे कहूं कि ये लिटरेचर पढ़िए
और जानिए दुनिया को, दुनिया के वैज्ञानिकों को जानिए, लेखकों को जानिए, चित्रकारों को जानिए, वो सब लोग जो इतिहास भर में जानने लायक हैं, उनकी बात को समझिए। उन्होंने क्या कहा, कैसे वो जिए, क्या उनका दर्शन था, क्या उनका संदेश था, जानिए। और आप कहें नहीं साहब उनकी संगति में तो मुझे रुचि नहीं आ रही, तो मामला साफ है ना। इसका मतलब क्या है? आपको किसी और की संगति चाहिए। किसकी संगति चाहिए? अब भाई वो लोग तो देहवादी थे नहीं, उनकी बातों में गहराई और गंभीरता है। चाहे आइंस्टीन हो, चाहे रमण महर्षि हो, वहां आपको मनोरंजन तो मिलेगा नहीं, तो वहां फिर अच्छा नहीं लगता। अगर वहां अच्छा नहीं लग रहा है तो सोचो तो कि कहां अच्छा लग रहा है। कोई ना कोई मिल जाएगा जल्दी ही अच्छा लगाने वाला। हे सेनोरिटा, आप गए रमण महर्षि, अब कौन सा फीनमैन और कौन से आइंस्टीन और कौन श्रोडिंजर, अब तो यही लगेगा कि चलो वीकेंड आ गया, आज एक और नई जगह घूम के आते हैं। आज संडे है, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी जानू। आप कहोगे आचार्य जी मेरी जिंदगी में ना कोई बॉयफ्रेंड ना कोई लड़का, आप ये कहानी को किस दिशा में खींचे लिए जा रहे हो? बेटा मैं कहानी को उसी दिशा में खींचे लिए जा रहा हूं जिस दिशा में वो कहानी लाखों सालों से बह रही है, और तुम उस कहानी का अपवाद नहीं हो सकती। तो हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में कोई लड़का ना हो, पर ये जो सारी तैयारी चल रही है ये उसी चीज की चल रही है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे मन में किसी लड़के इत्यादि का अभी कोई विचार ना आता हो, लेकिन निचले तल पर, विचार नहीं वृत्ति के तल पर, सबकॉन्शियसली है जो पूरी तैयारी चल रही है, सिर्फ उसी चीज की चल रही है, क्योंकि प्रकृति और कुछ चाहती ही नहीं है एक जवान लड़की से। और तुम जो कुछ कर रही हो उसका कुल नतीजा भी वही है। तो मेरी बात को इतनी आसानी से खारिज मत कर देना कि ये तो यूं ही तुक्के मार रहे थे या बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। मैं बेसिर पैर की बातें नहीं कर रहा हूं। तुमको अभी सिर्फ अपना सूनापन दिखाई दे रहा है, मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा यह सूनापन क्यों है और इसे कौन भरेगा। इस सूनेपन का और कोई सबब है ही नहीं। ये जो विस्टफुलनेस होती है ना, ये जो सांझ ढले की आह होती है, ये कभी किशोरों में नहीं निकलती, बच्चों में नहीं निकलती। ये जैसे ही जवानी आती वैसे ही हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता आप क्यों गमगीन हो, बस यूं ही उदास हैं। वो यूं ही की नहीं उदासी है, समझो। दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं क्योंकि जरूरत है। वो उदासी यूं ही नहीं है, वो उदासी तुमसे बस एक काम कराना चाहती है। जो लोग अकेलेपन के रोगियों कि हम अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, वो साफ समझ लें कि कौन है वो जो अकेला नहीं रह सकता। वही अंडा, उसका तो काम ही अकेले न रहना, उसको दुकेला चाहिए। लोनलीनेस का मतलब तो समझो, वो कह रही है मुझे अकेला नहीं रहना। अकेला नहीं रहना माने किसके साथ रहना है? रमण महर्षि के साथ तो रहना चाहती नहीं तुम। सॉल्यूशन क्या है इसके अलावा? सॉल्यूशन तो बताया गया था। हाँ, वो तुमने खारिज कर दिया कि बुढ़ा बेकार की बातें बता गया। फालतू में टाइम खोटा करता है।
क्या क्या बताया था? मैंने कहा था खेलो, मैंने कहा था अभी कैंपस में हो, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स पर हाथ साफ करने का। अभी साल 2 साल है, किसी एक स्पोर्ट में आगे बढ़ जाओ। ठीक ठीक याद नहीं है, साल भर पुरानी बात हो गई शायद। स्पोर्ट्स बोला था, कीबोर्ड, हाँ म्यूजिक बोला था, और रीडिंग निश्चित रूप से बोला होगा। नहीं वीडियोस बोले थे। चलो वीडियोस और बोला एक सोशल ग्रुप से जुड़ने बोला था, उससे मैं हाँ, अभी एक सोशल कॉज से जुड़ने को बोला था कि किसी बड़े अभियान में सम्मिलित हो जाओ। तो ये 3-4 चीज़ें बोली थी, इसमें से किसी एक में भी डूब गए होते तो काम हो जाता अब तक। जी मैं सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। जुड़ना माने ये थोड़ी होता कि हाँ, वहाँ नाम काम- लिखा है बस। नहीं हाँ। काम करते हैं। तो काम अगर करते होते तो समय लगता काम में, जी तो खाली समय कैसे है? पूरा टाइम नहीं जाता तो उसमें। पूरा ही देना होता है बेटा। ये जो बचा लेते हो, जो चुरा लेते हो, यही समय तो फिर भारी पड़ता है ना। खाली समय अपने आप को देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अगर तुम मधुमेह के रोगी हो, डायबिटीज के, तुम्हें बहुत सारी टॉफियां मिल गई हैं, तो क्या करोगे? जल्दी बोलो, क्या करोगे? दूर रखेंगे। दूर रखोगे तो कहां रखोगे? अपने से ही तो दूर रखोगे, वहां रख दी है। क्या करना चाहिए? किसी को देना चाहिए। बांट देना चाहिए ना। हाँ, तो हम डायबिटीज के रोगी हैं, और ये जो गोलियां हैं ये समय के पल हैं। अगर इन्हें तुमने खुद खा लिया तो मरोगे। जो पर्सनल टाइम है ना, जो पर्सनल कंजम्पशन ऑफ टाइम है, समय का व्यक्तिगत उपयोग, ये तुम्हें मार देगा जैसे शक्कर मधुमेह के रोगी को मार देती है। समय मिले तत्काल उसे दूसरों में बांट दो। और दूसरों से मेरा मतलब ये नहीं कि बगल के कमरे में घुस गए कहें कि इसको मिठाई बांटने आए हैं, टॉफी। उसे किसी सार्थक काम में लगा दो। समय मिले उसे तत्काल किसी सार्थक काम में लगा दो। एक टॉफी भी तुमने बचा ली, समय का एक पल भी अगर तुमने अपने लिए बचा लिया तो मरोगे। देयर इज नो हेल एक्सेप्ट पर्सनल टाइम। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बार बार बोलते हैं थोड़ा पर्सनल टाइम मिलना चाहिए ना, थोड़ा पर्सनल टाइम मिलना चाहिए ना। करोगे क्या पर्सनल टाइम का? गौर तो करो, क्या करोगे? जिसको तुम पर्सनल टाइम बोलते हो वही तो जिंदगी का नर्क है। सारे उपद्रव उसी में तो करते हो। आज अपनी जिंदगी के सब झंझटों को देखो और साफ दिखाई देगा कि वो सब के सब पैदा हुए थे तुम्हारे पर्सनल टाइम में। ना होता पर्सनल टाइम, ना होते इतने उपद्रव। ये सजा मिली है समय चुराने की कि आज 100 झंझटों से घिरे हुए हो। कंटिन्यूस काम कैसे कर सकता है, क्योंकि सुबह से काम तो थोड़ी देर के लिए होता है ना, ताकि नहीं। उसके बाद आराम हो और मज़े हो। काम तो है ही इसीलिए ताकि उससे जो प्रॉफिट आए या रिजल्ट आए या पैसा आए, जो परिणाम आए, उसका बाद में कंजम्पशन किया जाए, उपभोग किया जाए। इसीलिए आदमी की कोशिश ये रहती है कि कम से कम काम में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल ले। 4 घंटे काम करके अगर 20 घंटे पर्सनल टाइम मिल जाए तो कितना मज़ा आए, है ना। यही पूरी इकोनॉमिक थ्योरी यही है ना। और ये मूर्खता है। जिंदगी ऐसी जियो, काम ऐसा चुनो कि उससे 1 सेकंड को भी हटने का ना मन करे ना जरूरत पड़े। और अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि उसके बाबत तुम्हें कहना पड़ता है कि आचार्य जी काम कोई कितना कर सकता है, तो इसका मतलब तुम काम ही घटिया कर रहे हो। काम ऐसा होना चाहिए जिसको तुम 24 में से 28 घंटे कर सको, और तब भी लगे काश अभी थोड़ा और कर पाते। अगर तुम्हारा काम ऐसा नहीं है कि 24 में से उसे तुम 28 घंटे कर सकते हो, तो तुम घटिया काम कर रहे हो। कोई पैसे के लिए कर रहे होगे। काम तुम्हारा अगर ऐसा है कि घड़ी देखते हो कि अरे कब 6 बज जाए, फिर कार्ड स्वाइप करके बाहर आए, घर को जाएं, जहां पर्सनल टाइम मिलेगा, तो बहुत
जहन्नुम जैसी जिंदगी जी रहे हो। वो काम करने का चॉइस भी मेरा ही था, तो पहले से ही रिसर्च लाइन में इंटरेस्ट था। फिर मैंने जब चुना, प्रोजेक्ट भी मेरे मन का ही मिला है, सब कुछ सही है, पर मेरा मन ऐसे ये रहता है, उखड़ा रहता है। तुम्हारा जो चुनाव है वो ज्ञान से आ रहा है, और उस चुनाव के प्रति तुम्हारी जो ऊब है वो तुम्हारे शरीर से आ रही है। तुम ऊंची से ऊंची चीज भी चुन लो, शरीर तो अपना ही राग अलापेगा ना। वो जो अंडा बैठा है भीतर, उसे ऊंचाई नहीं चाहिए, उसे साथी चाहिए, शुक्राणु। तुमने ऊंची से ऊंची चीज चुनी अपने लिए, पर मैंने अभी कहा ना, प्रकृति को ज्ञान से क्या लेना देना। तुमने ज्ञान मार्ग चुना है, तुम कह रही हो IITian हूं, रिसर्च करूंगी, ये सब तुमने चुना, पर ये बात इस देह को तो समझ में आती नहीं ना। इसका तो एक ही काम है, DNA आगे बढ़ाना। इसका इसमें मैंने कहा तो कोई रुचि ही नहीं है कि तुम कितना ऊंचा काम करती हो जिंदगी में। तो तुम चुन लोगी बहुत ऊंचा काम, लेकिन ये फिर भी क्या चिल्लाएगा, मैं तो अकेली हूं, मैं तो सूनी हूं, मेरा मन नहीं लगता, मैं ऊब रही हूं, मेरी रुचि नहीं आ रही। जबकि तुमने जो चुनाव किया है वो बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है, तुमने कोई गलती नहीं करी है। लेकिन ये भांजी मारेगी, अंडे उछलेंगे। हमेशा फोकस रहना चाहिए। नहीं, छितराया हुआ रहना चाहिए। कैसे 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 क्या, अभी कैसे हो? अभी यहां इतने लोग हैं, छितरा के सबको देख रही हो क्या? अभी हो ना फोकस्ड, तो तुम्हें आता है फोकस्ड रहना। बस जैसे अभी हो वैसे ही सदा रहो, एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ। एक बार जान जाओ क्या चीज सही है, फिर कोई कितना भी ललचाए, रुझाए, डराए, उसकी ओर देखो मत। बस ये है कि तो तुम्हें ललचाता है और डराता है, रुझाता है, वो कोई बाहर वाला नहीं है। वो कौन है? वो अपना ही जिस्म है। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अपना ही शरीर। तो हम जो अपने सबसे सुंदर और पवित्र निर्णय भी लेते हैं, उनको खराब कौन कर देता है? हमारा ही शरीर। इसके भीतर ही तो दुश्मन बैठा है हमारा, और कौन है? शैतान यही है। हे राम, हे राम, मुझे मुझसे बचा। और क्या प्रार्थना होती है?